अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज थोड़ी सी तब्दीली करते हैं कि बजाय इसके आपको खबरें बताएं, डायरेक्ट चलते हैं मुजीब रहमान शामी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, पहली खबर तो यह है कि इमरान खान के जलसे के बाद सवाबी में जो जलसा हुआ, जलसे के बाद फायरिंग भी हुई और जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद भी हो गया, और उसके साथ कराची में पुलिस ने पासवान की रैली पर फायरिंग कर दी। फायरिंग या शेलिंग? शैलिंग आंसू गैस की। जी, आंसू गैस की शैलिंग की, और वो वाटर गन भी इस्तेमाल की। जी, थोड़ा सा ज़रा हाँ। अभी देखें, हालात तो ख़राब हैं, बिल्कुल ठीक तो नहीं हुए। तो इमरान खान साहब को भी मोहतात रहना चाहिए और तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को, कि जब जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, जो मुमकिन हद तक सिक्योरिटी के मामलात हो सकते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाए और उनकी सख्ती से पाबंदी की जाए। अच्छा सर, आज खान साहब ने वहाँ पे जरदारी साहब के खिलाफ भी खासी सख्त ज़ुबान की और जरदारी के वज़न पे आने वाले कुछ दीगर अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इस तरह मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी कुछ शदीद किस्म के इल्ज़ाम लगाए। वो जो मोहब्बत का सिलसिला, बयानात का सिलसिला जारी है, इसका भी कोई रिएक्शन हो सकता है, इमीडिएट रिएक्शन? तो फिर फायरिंग पुलिस वालों पर तो नहीं होनी चाहिए थी अगर उसका रिएक्शन हुआ था। देखिए, बात यह है कि सियासी रहनुमाओं को, उनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं और दूसरे हज़रात भी शामिल हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे किसी की तौहीन ना होती हो। तनकीद जो है वो तहजीब के और आदाब के दायरे में भी हो सकती है, और इस दायरे को अबूर करना जो है किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। वो आज ज़रा जोश खिताबत में शायद वो कभी आगे निकल जाते हैं। नहीं, जोश खिताबत किसी का हो, देखिए लीडर जो है उसको तो तमीज़ सिखानी है, कौम को तमीज़ उसको ख़त्म नहीं करनी। तो ये तो उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है और उन तमाम लोगों से जिनकी ज़ुबान उनके काबू में नहीं है कि वो ज़रा ज़ुबान को काबू में कर लें। अच्छा, जो शाम साहब कराची में जो फायरिंग हुई है पासवान की, सॉरी, कराची में जो शेलिंग हुई है जो पासवान की रैली पे, पासवान को बहुत मैटर करने वाली तंजीम नहीं है वहाँ पे, और लेकिन आज बड़ी रैली थी और वहाँ पर भी कोई लोकल पॉलिटिक्स का मसला हो सकता है। नौजवानों की जमात है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो गई होगी। देखिए, बात ये, मैं तो अब देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो जुलूस निकालते हैं और वो हमले करते हैं, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, शीशे तोड़ते हैं, लोगों की गाड़ियों को तबाह करते हैं और कोई उनको पूछता नहीं। उनकी फुटेज भी तैयार हो जाती, उनके चेहरे भी नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो रवैया है, तमाम सियासी जमातों को ये तय करना चाहिए कि वो इस तरह की बदतमीजी को बर्दाश्त न करें, और इमलाक को लूटने वाले और शीशे तोड़ने वाले और लोगों, बसों को लूटने वाले, बसों को जलाने वाले, उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जब तक ये सियासी जमातें ये डिसिप्लिन नहीं लाएगी, ये मुल्क हमारा है और एहतजाज का अपना एक तरीका होता है, उस दायरे के अंदर रहना चाहिए। अच्छा, वैसे शामी साहब, ऐसे एक पासिंग क्वेश्चन के तौर पे मेरे ज़हन में आया कि ये नया फिनोमेना, ये 77 की एक बहुत बड़ी तहरीक, आपने खुद जिसको विटनेस किया, उसमें भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। 77 की जो तहरीक थी उसमें तो किसी एक गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी एक शीशे को नुकसान नहीं पहुंचा, पुरअमन तहरीक थी। और सियासी तहरीकें जितनी होती थी वो पुरअमन होती थी, लोग हमले नहीं करते थे, अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बसों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ये हमलावर नहीं होते थे लोगों पर। अच्छा शाम साहब, चले ये खबर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मियाँ साहब से आज आपकी, मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई आज। हाँ, कुछ चंद दोस्त जो थे मीडिया के, उनको उन्होंने याद फरमाया था, तो नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाए, शहबाज शरीफ साहब भी थे, फिर बाद में इसहाक डार साहब भी आ गए, चौधरी निसार अली खान साहब भी तशरीफ़ फरमाते। तो खासी तफसील से गुफ्तगू हुई। ये जो मुकदमा चल रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर, उनकी सज़ा, फिर उसके बाद उसके असरात, इस पर गुफ्तगू होती रही। इस पर इजहार मुसर्रत तो नहीं किया? नहीं, बड़े मुस्तरब थे नवाज शरीफ साहब कि ये जो इसके बाद क्या सूरत होगी अगर उनको सजा होगी, और वो खत क्यों नहीं लिख रहे। वो बार बार कहते थे उनको कहें आपके खत लिख दें, तो हमने कहा कि जी अब उनको तो उनकी मर्जी है, हम तो उनको मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप वो तैयार हैं सजा को भुगतने के लिए तो फिर ये तो उनका फैसला है, हमारा तो नहीं हो सकता। तो मियाँ साहब ने ये भी नहीं बताया कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते रहेंगे या कहीं अदालत की तरफ हो जाएंगे या कुछ ऐसा? अब देखें ना, कहीं कुश्ती का मुकाबला तो होना नहीं है। एक आप अपने हदूद कयूद में रहकर ही अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कि अगर ये हो कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए मैं खुद कोठे से छलांग लगा दूं और अपनी टांग तोड़वा लूं, तो वो तो कोई बात ना हुई। तो इस पर गुफ्तगू होती रही। फिर निसार अली साहब आए तो निगरान हुकूमतें जो है उनके बारे में गुफ्तगू होने लगी कि जो मरकज में और सूबों में बननी है, और उनकी डिटेल्स जो तय हुई है अभी तक, तो तय हुआ है कि सदर यानी ये जो हमारे वजीर आजम है जी, और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ,
उनके दरमियान इत्तेफाक राय से वजीर आजम जो होंगे निगरान, उनका नाम तय होगा, और सूबों में यही इत्तेफाक जो है वो होगा कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के और कायदे ऐवान के दरमियान। और फिर अगर किसी सूबे में ऐसा ना हो सके तो मुमकिन है कि वो भी कौमी असम्बली में रेफर कर दिया जाए कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन तय कर ले। और अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान 3 दिन में इत्तेफाक ना हो सका जी, तो फिर 4 मेंबर्स की कमेटी बनाकर ये मामला उसको रेफर कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर वहां भी तय ना हो सका तो फिर ख्याल यह है कि इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया जाए कि वो तय कर दे कि कौन निगरान वजीर आजम होगा। अच्छा, वैसे अगर अमली तौर पे देखा जाए शम्स साहब, आपको कहां तक तवक्को है कि किस लेवल पे ये तय हो जाएगा? देखिए, ये उसूलन तो वजीर आजम के और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान ही तय हो जाना चाहिए। और आपको तवक्को भी है हो ऐसा हो जाएगा? भी होनी चाहिए। देखिए, मेजोरिटी का सबूत देना चाहिए। इलेक्शन कराना है किसी ऐसे नाम पर, पाकिस्तान में कई नाम हैं ऐसे हो सकते हैं, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पर इत्तफाक हो जाए। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके बारे में ये शर्त है कि उसको सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। ठीक है ना? अगर ये शर्त भी खत्म कर दी जाए, क्योंकि वो चॉइस बड़ी लिमिटेड हो जाती है, और खास तौर पर जब पीसीओ जजेस निकले हैं, अब उनमें से कोई जज जो है वो आप तो नहीं उसको बना सकते चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बिल्कुल ठीक। तो कोई शख्स हो, खा वो सरकारी अफसर हो, खा वो पॉलिटिशियन हो, खा वो रिटायर्ड जर्नल हो, जिस पर भी इत्तेफाक हो जाए और उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहिए। और इंडिया में जज को नहीं नॉमिनेट किया जाता चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वहां सिविल सर्विस के लोग ही आमतौर पर यह जिम्मेदारी अदा करते हैं। तो इस पर भी गौर करना चाहिए। निसार अली खान साहब से मैंने अर्ज किया, उन्होंने कहा हाँ, इस पर भी गौर करते हैं ताकि एक वसी मामला हो जाए। और देखिए, ये अगर इत्तेफाक हो जाए और ये मामला तय हो जाए तो बड़ी एक अच्छी खबर होगी। अब उसमें हमारे कई दोस्त जो हैं एमक्यूएम के और दूसरे लोगों के तहफ्फुज़ात हैं, कभी हम भी तो है ना। लेकिन देखिए, पार्टियां तो 2 ही होती हैं ना, या अपोजिशन के अलाइज होते हैं, अपोजिशन होती है, या गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अलाइज होते हैं। तो अगर एमक्यूएम का रुकन रखना है तो गवर्नमेंट को चाहिए अपने 4 बंदों में से उनको नॉमिनेट कर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वहां पे छोटे मियां साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब। हाँ, बिल्कुल मौजूद थे। उन्होंने कुछ चीजें बताई। ख्याल हुआ। अच्छा, वो जो आजकल वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता जरदारी को सदर नहीं मानता। जरदारी साहब के बारे में तो उनका रवैया जो है अच्छा सख्त है। बड़े भैया के सामने भी? नहीं, उनके सबके सामने। जब पूरी कौम के सामने है तो भैया के सामने क्यों नहीं होगा? तो देखिए, अब एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं। कल मैंने ये अर्ज किया था कि ये बांग्लादेश जो है उसमें 13वीं तरमीम के बाद निगरान हुकूमत होती है, चीफ जस्टिस रिटायर्ड जो होता है वो उसका होता है सरबरा। अब मुझे बांग्लादेश से इत्तला आई है कि ये 13वीं तरमीम वहां सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खत्म कर दी है, और मौजूदा हुकूमत उसमें बराबर की शरीक है इस कारोबार में। अब मौजूदा हुकूमत ये चाह रही है कि इलेक्शन वो खुद कराए। जाहिर इस पे हंगामा होगा, ऐसा आसानी से माना नहीं जा सकेगा, लेकिन वहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसको खत्म कर दिया, यानी सूरत हाल को वापस खराब कर दिया जो वहां। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, देखिए ना, एक जीन्स तो एक ही है ना, जीन्स एक ही है। एक जैसी खराबियां, एक जैसी खराबियां, एक जैसे रवैये, एक जैसे हंगामे। अच्छा शम्स साहब, मौजूदा सूरत हाल में मियाँ साहब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो कोई इंतहाई कदम उठाना चाह रहे हैं या सूरत हाल का कोई फायदा उठा के सिस्टम पहले लपेट दे, इस तरह की कोई बात समझ में आती है? ऐसी बात तो नहीं करेंगे कि जिससे सिस्टम लपेटा जाए, लेकिन वो सिस्टम के अंदर रहते हुए सख्त से सख्त तरीन जो मौक़िफ़ हो सकता है उसे इख्तियार करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के बाद हम फिर तौहीन अदालत की जो अपील मुस्तरद हुई है उस पर भी बात करेंगे, और फिर मेमो गेट पर जो कमीशन बना है उस पर भी बात करेंगे। आपको चलते चलते अपना नंबर बता दें, 0423636802 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा एक वक्फे के बाद। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, 13 तारीख को क्या होगा वजीर आजम के साथ? वो अदालत में पेश होंगे, उन पर फर्द जुर्म आयद होगी, और फिर उसके बाद उनको मेरा ख्याल मोहलत मिल जाएगी जवाब दाखिल करने के लिए। कितनी मोहलत मिल जाएगी? मतलब सेनेट का इलेक्शन तक तो नहीं देंगे? एक हफ्ते भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, कुछ तो मोहलत मिलेगी। क्योंकि अभी तो एतजाज हसन यही रोते रहे ना कि मुझे मौका नहीं दिया गया बात करने का। अब उनको मौका तो मिलेगा, वहां मुकदमा लड़े खूब जाके। बहरहाल यहाँ चीफ जस्टिस साहब के और बाकी जजों के हवाले से जो उन्होंने बात की, जनाब हमने आपको बहाल करा दिया और अपने हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, और उन लोगों पर नहीं कर रहे, सब के सब लोगों पर
जिन्होंने आपके उस फैसले की तौहीन की थी, उसको नहीं माना था और पीसीओ जज आ गए थे जी। मुराद उनकी जाती किस्म के एहसानात उनकी बड़ी नहीं उनके इसरा ये था कि क्योंकि जो दूसरे फौजी अफसर शरीक थे उन पर भी कार्रवाई हो, यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूदा है वो उस मौके पे मौजूद थे, वो भी उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए। तो उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने 3 पैराग्राफ तो उनके हज़फ करवा दिए कि आप इनको निकालें, ठीक है, और आप अपनी बात करें, दूसरों को छोड़ें। तो उनको इंसाफ मिल गया, यानी अब जो उनको मिलना चाहिए था वो मिल चुका। अच्छा, अब लेकिन इस वक्त जो तौहीनियत, जो अदालत का मजमूई तौर पे शाम साहब जो रवैया नज़र आ रहा है वो ये है कि अदालत ने पहले 6 ऑप्शंस दी, 6 ऑप्शंस में एक ऑप्शन को ऑप्ट किया, उसके बाद उसी के ऊपर एक अपील चली गई, अपील 2 दिन में निपटा दी कोर्ट ने। अब ये जो फर्द जुर्म आयद होती है उसके बाद कहते हैं जी कल आ जाए और फिर रोजाना फैसला करते हैं। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं होगी अदालत को, क्योंकि ये 3 साल से चला आ रहा है ना ये मामला, तो एक दिन की बात तो है नहीं, और अभी उनको इत्मीनान से जवाब देने का मौका मिलेगा। और जिस भी मरहले पर मेरा ख्याल ये है वो माजरत करना चाहे और वो खत लिख दे, यानी दोनों काम साइमल्टेनियसली। हाँ, देखिए माजरत कबूल नहीं होगी जब तक खत नहीं लिखते, ठीक है, और अगर वो उनको सजा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत लिख दिया जाएगा। अच्छा, तो गोया अब मामला जो है वो बड़े वाजे हो चुके हैं, ऑप्शन 1 या 2 ही हैं। हाँ, मतलब अगर उनको सजा हो जाती है, ठीक है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि खत में लिखा गया, वो खत लिखने से इनकारी रह सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। फिर उनको दूसरी कंटेम्प्ट की सजा भी हो सकती है और फिर तीसरी भी हो सकती है, फिर उनकी जगह कोई नया वजीर आजम भी आ सकता है, और ये उनकी माफी भी हो सकती है, क्योंकि जो आर्टिकल 45 है उसके तहत उसमें लिखा कि सदर सजा माफ कर सकता है, मुअत्तल कर सकता है, तब्दील कर सकता है। तो नाअहली भी तो एक सजा ही है ना, इसको इंटरप्रेट करेगा, एक और मुकदमा चलेगा, कोई कहेगा नहीं माफी हो सकती, कोई कहेगा हो सकती है, कोई कहेगा कन्विक्शन हो सकती है, कोई कहेगा नहीं हो सकती। और एक तरीका यह है कि वजीर आजम खुद कहे कि ठीक है जी मुझे सजा दे दी आपने, अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा, गोया परवेज इलाही का चांस बन रहा है। आप पता है परवेज इलाही का बनेगा या खुर्शीद शाह का बनेगा या किसी और का बनेगा, किसी ना किसी के सर पर तो ताज रखा जाएगा ना, अगर वो रास्ते से हट जाते हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकती है उनको माफी दे दी जाए और रास्ते से भी हट जाए। तो कई ऑप्शंस हैं उनके सामने, और अदालत के सामने मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि कौन वजीर आजम होगा अगर यूसुफ रजा गिलानी चाहते हैं? अगर एक भाई देखिए, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब मेरे दर पे हो जाएंगे कि भाई तुम मेरे यानी ये कैसे खबरें उड़ाने लगे। अभी तो माशाल्लाह वो मौजूद हैं और आप वो खरीदने लगे हैं जनाब छोले और क्या उसे कहते हैं मखाने। नहीं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, अल्लाह उनके हुक्मरान को उनको बनाए रखे। वैसे एक बात है कि लेकिन बहरहाल जाना है, परवेज इलाही भी हो सकते हैं, आप खुर्शीद शाह साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि अब एक किस्म का इंटरम प्राइम मिनिस्टर ही होगा ना, क्योंकि इलेक्शन तो अब करीब आ रहा है। अच्छा, जो आइंदा अगर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फर्ज करें एक मफरूजा सूरत हाल में, तो उसको भी खत तो लिखना पड़ेगा ना फिर। हाँ, खत तो वही का वही रहेगा, अब बस मोहलत मिल सकती है। और एक तरीका तो यह है कि वजीर आजम को अगर सलाह होती है खुदा न खास्ता, तो फिर वो माफी उनको मिल जाए, लेकिन वो इलेक्शन का ऐलान कर दे इलेक्शन का। अच्छा शाम साहब, आज एक सवाल एक साहब ने पॉइंट उठाया और वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है और अच्छा भी लगा कि अटॉर्नी जनरल ने खत लिखा था, आप मौजूदा अटॉर्नी जनरल को हुक्म दें कि भाई आप ये खत वापस करें और आप ही खत लिखें और वापस हो जाए। अटॉर्नी जनरल क्योंकि ताबे है वजीर आजम के, इसलिए उनकी इजाजत के बगैर खत नहीं लिख सकता ना। अगर अटॉर्नी जनरल का ही खत लिखवाना था फिर वजीर आजम को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, फिर तो उन्हीं को पकड़ लेते, हुक्म उनको देते, और अगर ना लिखते तो उनको सजा दे लेते, तो वजीर आजम के वैसे ही अपनी गलो खलासी हो जाती। तो क्योंकि आपको मालूम है कि एक कमीशन के एक जज साहब मुकर्रर हुए थे जावेद इकबाल, उनसे पूछे बगैर, चीफ जस्टिस से, उन्होंने कहा मुझसे पूछे बगैर कोई जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको किसी कमीशन का सरबराह नहीं बनाया जा सकता। तो डिसिप्लिन तो इनका इतना है, तो फिर यहां भी एक डिसिप्लिन होगा ना, वो कहे उनके मातहत को कैसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा शामी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जैसे कल भी आपने कहा था कि हाँ इस फैसले की पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी हैं, इसके असरात सियासी भी हो सकते हैं, ऐसी सूरत में क्या अब अदालत को भी, वजीर आजम को तो सोचना चाहिए कि जी खत लिखें या ना लिखें, अदालत को भी तो कुछ सोचना चाहिए, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, रवायत का मामला है, कन्वेंशन का मामला है। अदालत को जो सोचना था वो तो उस वक्त सोचना था जब फैसला लिखा जा रहा था, वो जो एनआरओ वाला फैसला, ठीक है, उस वक्त अगर ये लाइन उसमें ना आती तो फिर ना आती। अब अदालत भी उस फैसले में कैद हो गई है जी।
और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो भी अपनी पार्टी के अंदर कैद हो गई है। तो अब ये दो जो कैद हुए लोग हैं या अदारे हैं, उनको फैसला करना, वो आप पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो गया है। यानी अब स्टांसेस बन चुके हैं बजाय मेरा इसके ख्याल है कि मुश्किल होगा। हाँ, वजीर आजम के लिए रास्ता हो सकता है कि वो माजरत कर ले, क्योंकि कोर्ट से माजरत करना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और वैसे भी किसी दूसरे से भी अगर आपकी गलती हो या एहसास हो जाए तो मदद करने में क्या है। और दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है जहां पे कुछ नहीं, अब मुझे दरमियानी रास्ता कोई नजर नहीं आता, क्योंकि खत या तो हुक्म अदूली करें या ना करें। हुक्म मान ले, बात खत्म, ना माने, बात शुरू। अच्छा, अगर फर्ज करें शम्स साहब, अब जैसे फेसबुक पे, हमारी फेसबुक पे बहुत से लोगों ने इस नवीयत के कमेंट दिए हैं, मैं एक्चुअली उनकी तर्जुमानी करते हुए ये बात आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर कोर्ट कुछ लीनियंट व्यू इख्तियार करती है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोर्ट की प्रेस्टीज पे हरफ आए? नहीं, आप देखें ना, अदालत जो है जी, उसका तहक्कुम किस वजह से कायम है कि उसके फैसलों पे अमल होता है। बिल्कुल ठीक। अगर उसके फैसले पर अमल नहीं होगा तो फिर जनाब अदालत तो बिल्कुल शाखुल हदीस बन जाएंगे। वो तो जामिया अशरफिया की तरह या जामिया मदनिया की तरह फतवा दे दिया को अमल कर ले या ना कर ले। तो जो उनका फैसला है वो फतवा तो नहीं है ना जी, वो फैसला है जिसको नाफिज होना होता है। हम उसे पसंद करें या ना करें, उससे मुत्तफिक हों या ना हो, क्योंकि मुल्क जो है, रियासतें जो है, इसी तरह चलती है। जी। अच्छा शाम साहब, ब्रेक का वक्त होने वाला है, मैं आपसे जल्दी से मेमो कमीशन का भी एक सवाल। नहीं, मेमो कमीशन का तो उन्होंने कह दिया ना कि जनाब वो वीडियो एविडेंस होगी उनकी। चलिए, ये भी एक तजर्बा सही। अब हुसैन हक्कानी साहब के वकील ने कहा जनाब मेरे नन्हे मियाँ हैं वो भी अमेरिका से एविडेंस देंगे, तो फिर उनकी भी कबूल करनी पड़ेगी। और फिर पार्लिमानी कमेटी को माइनस, वो तो बात की बात है ना। पार्लियामानी कमेटी बेचारी तो अब उसने कह दिया यहाँ आओगे तो हम बयान लेंगे, नहीं आते तो नहीं लेते बयान। तो इसका मतलब है कि अगर वो अपनी तहकीकात में वो सवाल उठ खड़ा हुआ दोबारा, शाम साहब, वो जो आपने एक दफ़ा प्रेसिडेंट साहब से भी बात हुई थी आपकी, वो सवाल दोबारा उठ गया कि अब आप किसको मानेंगे? अगर पार्लिमानी कमेटी आती है तो अब तो फैसला वाज़ेह हो गया ना, वहां तो विटनेस ही नहीं होगा जी, तो एविडेंस ही नहीं रिकॉर्ड होगी, तो फैसला क्या होगा उनका? ठीक है। और ये अच्छा, एक बात और भी हो सकती है कि अब आपका तो वीडियो का अरेंजमेंट हो जाए और मंसूर इजाज फिर कहें कि मेरे तो तकलीफ हो गई है पेट में। लेकिन अब शाम साहब फैसले तो मुख्तलिफ होंगे ना, अगर पार्लियामानी कमेटी अगर उनके पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे वो मुतस्सर कर सके मुकदमे के हक़ाइक़ को, तो फिर बात और है। तो अगर है ही कुछ नहीं, ऐसा ही है, सारे अखबारी बयानात हैं, तो फिर और बात है। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं 042363680102 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, फैसलों पे जो बात कर रहे थे कि अब इम्कान, आप कह रहे थे कि पैदा हो गया है कि फैसले मुख्तलिफ होंगे। हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो उनका एविडेंस होगा ही नहीं, तो वो फैसला और हो सकता है। और जहाँ अगर उनके पास कुछ चीज़ मौजूद है, अगर उस पटारी में कोई सांप है, तो फिर फैसला दूसरा हो सकता है। पार्लियामानी पार्टी का तो यकीनी फैसला है कि मंसूर एजाज के खिलाफ होगा। मुग़ल जरदारी साहब के लिए तो सहूलत हो गई, वो सहूलत हो गई, तो उसको तस्लीम करना है उन्होंने जी। बाकी फिर देखिए किस किस की सहूलत होती है। वैसे शाम साहब, ये रिपोर्ट जाएगी अदालत में? कौन सी? ये जो इस कमीशन, जाहिर है कमीशन की रिपोर्ट जो है वो तो अदालत में जाएगी ना। अदालत में जाएगी। उसके बाद अगर किसी के खिलाफ कोई मामला साबित हो रहा होगा या वजनी दलाइल होंगे उसके खिलाफ, तो फिर उस पर आगे प्रोसीड होगा, मुकदमा फिर कायम होगा या नहीं होगा, फिर तो हुकूमत की बात है या अदालत की बात है। और गोया मंसूर एजाज पे हम समझे कि अगर वो आ जाते हैं तो फिर केस। अभी तो ये देखिए कि ये जो साइकिल है ना मंसूर एजाज की, पंक्चर तो हो चुकी है। अच्छा, अब उसमें हवा दोबारा भरनी पड़ेगी, अब पंक्चर भी लगाना पड़ेगा। लगता है नहीं लगता, देख के क्या होता है। ठीक है, अब जरा चलते हैं शाम साहब बलूचिस्तान के हवाले से कि एक बड़ी अजीबोगरीब खबर कि अमेरिकन कांग्रेस में बलूचिस्तान पर गुफ्तगू हो और बड़ी डिटेल हो और फिर हल पेश किए जाए। देखिए, वो अमेरिकन कांग्रेस की एक सब कमेटी है, उस फॉरेन अफेयर्स की कमेटी की, उसने ये ओपन हेयरिंग की है कि भाई बलूचिस्तान के मसले पर आ जाओ गुफ्तगू करने के लिए। उसमें कुछ बलोच नेशनलिस्ट भी गए हैं, कुछ एनजीओज के नुमाइंदे भी गए हैं, कुछ दूसरे लोग भी थे। बड़ी कमरा भरा हुआ था, जैम पैक्ड। और मगर हेयरिंग तो उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए की है शुरू। अच्छा, उनका नाम हरबे के तौर पे डाना रोहर बाचर है, जो कांग्रेसमैन। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये वो मुल्क है
जिसने ओसामा बिन लादेन को अपने पास रखा हुआ था, जो 3,000 अमेरिकियों का कातिल है, इस मुल्क को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता वो जो ओसामा बिन लादेन का दोस्त है। तो इस तरह की जनाब उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की, लेकिन वहां गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हुई है। एक साहब है हसन बहर, कोई डॉक्टर हैं बलोच, वो तो आए, उन्होंने कहा जनाब हम आपके दोस्त हैं, अमेरिका में रहते होंगे कोई माशाल्लाह बलोच नेशनलिस्ट। उन्होंने कहा जी हम आपको गवादर भी दे देंगे, अच्छा, अमेरिकियों को, आपके हम इत्तेहादी हैं। और उसके बाद ये कहा कि हम इनको जो गैस पाइपलाइन है ईरान की वो भी नहीं बनने देंगे, तालिबान के खिलाफ भी लड़ेंगे, आप बस हमें आजादी दिलवा दीजिए। अब गोया के गवादर पोर्ट उनकी जाती मलकियत है, जो किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन फिर एक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना एक लिख के भेजा था मजमून। उन्होंने कहा भाई साहब जो बलोचिस्तान है वो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, वहाँ आज़ादी वगैरह की कोई बात ना करें आप, क्योंकि वहाँ तो लिसानी इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ ग्रोह हैं, मुख्तलिफ कबीले हैं, और उनका जोग्राफिया इस तरह का है। तो बलोचिस्तान जो है उसका मसला वहीं अंदर हल होना चाहिए। और ये मैं आपको वैसे बता दूं कि बलोचिस्तान के एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, ईरान के अंदर भी बलोच इलाका है, बिल्कुल। तो ईरान जो है वहां से कोई इमदाद नहीं मिल सकती हमारे इंतहा पसंद बलोचों को। और ये कोई 100% नहीं है वो जी। देखिए मैंने जनरल अब्दुल कादिर बलोच से पूछा था एक बार कि ये जो मिलिटेंट्स हैं जो बंदूकें चलाते फिरते हैं ये कितने होंगे। उन्होंने कहा कोई होंगे तो 1,000 1,500। अच्छा, हाँ जी, बहुत छोटी सी तादाद। अगर मेजोरिटी में हो तो इलेक्शन में हिस्सा ले, बंदूकें क्यों उठाएं। तो अब वो जो बंदूकें उठाते फिरते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं है, उनको ये समझना चाहिए। और अताउल्लाह महंगल ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो नौजवान जो अब बंदूकें उठा के फिरते हैं वो देख लें कि आज़ादी मिल भी गई तो हिफाजत कर सकेंगे कि नहीं। तो उधर तो तालिबान है अफगानिस्तान में, वहां से कोई सपोर्ट मिलने का इम्कान नहीं, वहां इंडिया का बॉर्डर तो लगता नहीं है वहां जी, ना अमेरिका का बॉर्डर लगता है, तो इसलिए वहां तो फिर पठान भी बड़ी आबादी है उनकी, बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन आधी आबादी। फिर उसके बाद ये बलोचों के अंदर अब देखिए इस वक्त जो हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं और ये सनाउल्लाह ज़हरी जो मुस्लिम लीग नून के हैं, ये दोनों बड़े सरदार हैं, चीफ ऑफ झालावान, चीफ ऑफ सारावान, यानी अपर बलोचिस्तान और ज़हरी बलोचिस्तान दोनों के बड़े 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 सरदार हैं ये वहाँ के। तो ऐसे कोई मामूली बात नहीं है। और इसके अलावा देखिए मरी और ये आपके जो मैगल हैं इनके अलावा भी मुख्तलिफ लोग, अब चंगेज मरी, नवाब खैरबख्श मरी का बेटा जो है नून मुस्लिम लीग में है जी बिल्कुल। तो इसी तरह से अली बुगटी, तलाल बुगटी, जमील बुगटी, ये सारे जो हैं वो बलोचिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। और अली बुगटी तो अब नवाब हो चुके हैं, उनके पोते सलीम बुगटी के बेटे हैं। तो वीटो पावर किसी के पास नहीं है। और वहां जब अमेरिका में ये हुई सारी हेयरिंग तो उसमें फिर वो भी सारी बातें आई कि इन्होंने किस किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है, पंजाबियों को मारा है और उन बलोचों को मारा है जो इनके नजरियात के मुखालिफ हैं, और उन उस हादसा को भगाया है, स्कूल बंद कराए हैं। तो ये उससे बड़ी शर्मसारी उनको भी हुई। तो एक मैंने रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हम जो पाकिस्तानी हैं हमें भी शर्म आई कि हमारी ये हेयरिंग यहाँ हो रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जनाब तशद्दुद जो है उसकी बात हो रही है, लेकिन उनको भी शर्म आई जो वहां पहुंचे थे बात करने के लिए, बलूचिस्तान को आजाद कराने कि भाई हम ये क्या कारोबार कर रहे हैं। तो दहशत गर्दी जो है उसकी दाद नहीं मिल सकते कहीं आपको। लेकिन शाम साहब अब उन फोर्सेस को जो हमारी सीधी सीधी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्या इन्हें नहीं अब कुछ ख्याल करना चाहिए कि मामला कहां तक और जो हमारे बलोच इंतहा पसंद है उनको भी गौर करना चाहिए, भाइयों की तरह बैठ के मामला तय करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक तारीखी तौर पर बताऊं, ये मसला पता आपको शुरू कहां से हुआ, पुरानी मैं बात नहीं करता, किसी दिन फिर बड़ी तफसील से जिक्र करूंगा। लेकिन एक 1956 की बात है कि एक खातून जो थी कि कलात रियासत में जी जी, उसके ऊपर इल्जाम लगा के इसके किसी से नाजायज ताल्लुकात, उसकी पादाश में, क्योंकि कबायली रस्म रवाज तो अपने हैं ना, उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ठीक है। और वो जिरगा बैठा होगा, उसने फैसला किया होगा, जैसे आजकल भी आप देखें जिरगों के कभी कभार हो जाते हैं। तो अब वहां उसके बाद जो हमारी सिविल इंतजामिया थी उन्होंने कहा जी उसके कपड़े जो थे खातून के वो तज्जिए के लिए भेजे, ठीक है, लेबोरेटरी में, और उसके साथ ही उसकी जो पोस्टमार्टम करवाया उस लड़की का।
अब उन्होंने कहा बलोचों की बड़ी तौहीन हो गई, उनकी रवायात की तौहीन हो गई, ये जनाब पोस्टमार्टम कराया गया। तो ये जज्बात इससे मुश्तइल थे। उधर ये हुआ कि हमारे जो खान कल्लात थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उन्होंने जनाब ईरान के साथ मिलके ये कल्लात को ऑटोनोमस एक बनाना चाहते हैं, और उसको अपने अपने महल पे झंडा लहरा लिया है इन्होंने कल्लात का, आजाद कल्लात का। हालांकि उनके घर पे झंडा लहराता था उनका अपना जाती, और नवाब ऑफ कल्लात का झंडा था। ये एजेंसियां भी बहुत जुल्म ढाती है ना। अब उस तरह की बात हुई, अब उनको पकड़ लिया गया, लाहौर लाए। उसके जब ये हंगामा फसाद हुआ तो नवाब नौरोज खान थे, जहरी कबीले के सरदार, उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने बंदूक उठा ली, और वो अंग्रेजों के खिलाफ भी 1920 के और 30 के अशरे में बड़ा लड़ चुके थे, बड़े एजेड थे, 80 साल 78 साल के होंगे उस वक्त। तो वो जब वो और उनके साथी जो पहाड़ों पे चढ़ गए और लड़ना शुरू कर दिया फौजियों से पाकिस्तान के, और कुछ मार कुटाई भी हुई, कुछ वो मरे, कुछ और हुआ। अब उसका ये हत्ता कि जब वो लड़ाई बढ़ी और वो फिर काबू में नहीं आ रही थी, तो उनके भतीजे थे दोदा खान, सरदार दोदा खान, जो बड़े सरदार थे, वो भी नवाब नौरोज खान के, नवाब नौरोज खान के, और अभी वो सनाउल्लाह ज़ाहिरी के मेरा ख्याल है वालिद हैं। तो वो उनके कुरान लेके उनके पास गए पहाड़ पर, उन्होंने कहा मैं कुरान का वास्ता देता हूं कि आप नीचे आ जाएं और हथियार रख दें और ये आपकी हिफाजत करेगा कुरान। और ये भी अफवाह है, ये खबर है कि उन्होंने कहा कि हमारी जो फौजी अफसर है उससे बात हो गई है, वो आपको पनाह देगा। तो ब्रिगेडियर थे रियाज हुसैन वहां, वो नीचे उतर आए, मगर जब वो बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसकी तौसीक नहीं की। उन्होंने कहा मैंने कोई कुरान करीम या पैगाम नहीं भेजा। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम नौरोज खान और दोदा खान साहब के दरमियान जो ये बातचीत हुई और फिर ब्रिगेडियर रियाज का जिक्र आया, इसको जारी रखेंगे। मैं आपको चलते हुए बता दूं 0423636802 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से। चंद साहब बता रहे थे कि नौरोज खान को कुरान पे नीचे वास्ता दे दोदा खान नीचे लिया, ठीक है। अब वो अपने तौर पर लाए, किसी के कहने पर लाए, किसी साजिश से लाए, किसी मोहब्बत से लाए, ये इस बारे में अब मैं कोई राय नहीं दे सकता, ये अपनी अपनी तहकीक है। मुख्तलिफ बातें कहते हैं मुख्तलिफ लोग। अब जब वो नीचे आए तो फौजियों ने पकड़ लिया, मार्शल्ला था उसमें, और मार्शल्ला भी क्या दबदबे का, ये अयूब खान का मार्शल्ला जी। हाँ जी। जब उनको पकड़ लिया गया, उन पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया हैदराबाद में, और 11 आदमी जो थे उनको मौत की सजा सुनाई गई। 10 जो थे नौरोज खान के साथी, उनको तो कत्ल कर दिया गया, हलाक कर दिया गया, या फांसी दे दिया गया। ठीक है। नवाब नौरोज खान की उम्र कुछ 80 साल के करीब थी। उनको उनकी किबर सनी की वजह से, यानी मुअम्मर होने की वजह से छोड़ दिया गया, फांसी नहीं दी गई, जेल में रखा गया। और ये मैं आपको बताऊं हबीब साहब कि जब वो 10 आदमी फांसी दे, उसमें एक बेटा भी था नौरोज खान का, उनको फांसी दी गई तो वो जो अफसर था उसने कहा 10 लाशें पड़ी थी कि उन नौरोज खान को बुलाया। उसने कहा था देखना कि तुम्हारा बेटा तो नहीं इसमें कोई है पड़ा हुआ। कितना जुल्म है। और वो नवाब नौरोज खान ने देखा, उसने कहा ये 10 के 10 जो है मेरे बेटे हैं, तुम एक बेटे की क्या बात कर रहे हो। वाह। और उसने उनकी मैयत देखी। एक नौजवान जो था उसकी मूछें नीची हो चुकी थी, नीची हुई थी, मैयत थी ना जी, बिल्कुल। उसने आगे बढ़ा, उसने उसकी मूछ ऊंची की और कहा कि बलोच की जो मूछ है ना, वो मरने के बाद भी नीची नहीं होनी चाहिए। शाम साहब, अब ये रवैया है, देखिए इससे बुनियाद पड़ी है। ये बात होती है, एक छोटी सी बात होती है, अपने लोग जो होते हैं ना उनको माफ करना चाहिए। हमारे कुरान करीम में, हमारी सुन्नत में लोगों को माफ किया गया, उनसे तावान लिए गए, उनके हरजाने किए गए, जिरगे बना दिए गए। लेकिन ये जो बातें हैं, वो बच्ची, मैंने आप बताया औरत का मामला, और फिर ये मामला, अब ये जो 11 आदमी हैं, ये 10 आदमी, इनके किस्से बने,
इन पे नज़में लिखी गई, गुल खान नसीर ने इनके ऊपर लेजेंड्स बहुत बन कुछ गया। लिखा। और ये बलोचों के दिल में जो नौजवान थे, एक आग लगा दी इसने। बुकटी साहब जो थे, बुकटी साहब का मसला भी फिर आपको बताएंगे। अब वो जो शहादत उनकी हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके ये मामला आगे चलता रहा, आग सुलगती रही। फिर भुट्टो साहब के दौर में ऑपरेशन हो गया। देखिए उस वक्त तो सारा कुछ ठीक हो गया, इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हुकूमत बन गई, लेकिन फिर उसमें कार्रवाई की बलूचिस्तान में, और अताउल्लाह महंगल की हुकूमत जो है खत्म की गई। बुकटी साहब उस वक्त जो भुट्टो साहब के साथ थे, उससे फसाद बर्पा हुआ। और फिर ज़ियाउल हक आए, उन्होंने आम माफी दी, हैदराबाद ट्रिब्यूनल खत्म किया, जो फांसी का खदशा था बलोच लीडरों को और पख्तून लीडरों को, वो खत्म हुआ। वो उनको आम माफी दे दी, कंपनसेशन दी, और पुरसकून रहा बलोचिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। जनरल रहीमुद्दीन वहां गवर्नर रहे बड़े तवील अरसे, आना जाना आम था। जैसे आजकल तो परेशानी है, सुकून जैसे अब लाहौर में फिर रहे हैं, इससे ज्यादा महफूज था बलोचिस्तान। मगर उसके बाद फिर ये जो काम चलता रहा, पॉलिटिक्स चलती रही, उसके बाद ये आ गए मुशर्रफ साहब, अब इन्होंने बुकटी साहब को कत्ल कर दिया, तो उसके नतीजे में फिर एक फसाद पैदा हो गया। तो अब बात यह है कि बलोच नौजवान जो हैं उनमें कई इंतहा पसंद हो गए हैं, उनको एक मुआफी मिलनी चाहिए, उनके साथ बात होनी चाहिए, और कौमी धारे में उनको शरीक करना चाहिए। लेकिन शामी साहब, नौरोज खान को जिसने शहीद किया और बुकटी को जिसने शहीद किया, वो तो एक ही है ना? नहीं, देखे अब बुकटी और तरीके से हुए, नौरोज खान और तरीके से हुए। नौरोज खान तो जिंदा रहे, 10 नौजवान उनके साथी जो थे। तो देखिए बात कि आप एक आदमी जो है, 2 आदमी, 3 आदमी कोई गलती करते हैं और उसका खमियाजा जो है नस्लों को भुगतना पड़ता है। शामी साहब, बलूचिस्तान के ऊपर मामलात, फिर अहमद गुरमानी साहब आ गए हमारे साथ, सवालात का हिस्सा है जी। मैं अहमद गुरमानी साहब, ये भी बलोच है भाई, ये हमारे उसके टट्टा गुरमानी के जी, गुरमानी साहब के भतीजे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं जी शामी साहब की खिदमत। हाँ जी, फरमाए, हुक्म करें, मैं सुन रहा हूँ जनाब। आपने जो कुछ फरमाया है बिल्कुल बजा है, लेकिन जो हुक्मरान है वो तो मुकाम में लगे हुए हैं कि जी वो जेली सीटें कैसे बचाएं, जेली इलेक्शन को कैसे वैलिड करें। तो मैं उस सिलसिले में आपसे जानना चाहता था कि जी ये जो मुका हो रहा है, इसमें जो कुछ आप फरमा रहे हैं, ये तो बड़ा एक अहम मामला है। इस जी गुरमानी साहब, तो वो नहीं सोच रहे हुक्मरान। चलिए, अब मुझे लगता है गुरमानी साहब शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में, इसलिए वो हर चीज को और तरीके से देख रहे हैं। भाई ये तो निगरान हुकूमत बनेगी, अगर अच्छी निगरान हुकूमत बन जाए तो इंतखाबात ठीक होंगे, और ठीक होंगे तो गुरमानी साहब आपका चांस भी बढ़ जाएगा अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन शाम साहब, एक बात तो, वो गुरमानी साहब की बात से एक सवाल तो होता है, क्या वो पॉलिटिकल विल मौजूद है कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान का मसला हल किया जाए, और इस तरह हल किया जाए? निगरान हुकूमतों की बात कर रहे थे ना इस वक्त, मुका उधर कर रहे थे। मैं वो पहले बलूचिस्तान का मसला तो हल करना है। देखिए, इसलिए कि बलोच जो है वो हमारे भाई हैं, उनके जख्मों पर मरहम रखनी चाहिए। जो वहां के इंतहा पसंदों, रावलपिंडी से वहां के इंतहा पसंदों ने जो हमारे जख्म लगाए हैं ना, सिंधा साहब, उनको भी हम माफ करेंगे। रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर शामी साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप इसी तरह जहाद करते रहें। बहुत मेहरबानी जी। मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि आप एक तो इन हुक्मरानों को कोई ऐसा पैगाम दे दें कि खुदा रसूल के वास्ते हमें पेट भर के रोटी खाने दें। इन्होंने हमारी जो चमड़ी छोड़ी है ना, काली थोड़ी सी, सोमालिया के कहत जदगान की तरह, कि अब उसमें ऐसा कोई खून नहीं है जो ये कुर्बानी मांगते हैं। अब ये देखिए, ये जो बीबी हैं खातून जी, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अपना वोट ठीक तरीके से इस्तेमाल कीजिए, और ताकि एक अच्छी हुकूमत आपके नुक्ता नजर से कायम हो जाए। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के आने वाले दिन हमेशा अच्छे होंगे और हमेशा के लिए अच्छे रहेंगे, और हम आइंदा हफ्ते आपकी खिदमत में अच्छी खबरों के साथ पेश करेंगे। पड़ता है जी, दिनों को अच्छा करनी पड़ती है अब, और इस सारी कोशिशों में आपको भी हिस्सेदार बनना पड़ेगा। आइंदा हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।